हमने आपको बताया था कि आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम अब प्रतिदिन हम टीजीटी के एक सेट को देखेंगे। जो शिल्पी आती है पतली सी, उसके एक सेट को हम प्रतिदिन देखेंगे। जब ये टीजीटी वाला ख़त्म हो जाएगा तो हम पीजीटी वाले प्रश्नों को देखेंगे, पीजीटी के प्रश्नों को उसके बाद देखेंगे। तो यह श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। ये हम अलग से करवा रहे हैं, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनेगी। आप देखिएगा, आप अपना मूल्यांकन करिएगा, इसे एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा। देखकर आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप डेट बाय डेट जब भी आप इस सेट को सॉल्व करें तो आप एक कॉपी बना लें, उसमें आप डेट डाल के लिख लिया करिए कि इस सेट में हमारा इस तारीख को इतने प्रश्न सही हुए थे। फिर अगला सेट करिएगा, देखिएगा कि इसमें उस सेट में हमारे कुछ बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां रह जा रही हैं, तो इसका मूल्यांकन आप करिएगा। तो रात्रि में हमारी जो क्लास चलती है 8 बजे से हमारी क्लास चलती है, 8 बजे से हमारी क्लास चलती है। उसमें हम भाषा विज्ञान को भी देखेंगे। अभी तो हम व्याकरण और काव्यशास्त्र को देख रहे हैं। व्याकरण और काव्यशास्त्र में, व्याकरण में अभी हम वर्णमाला का फिर से रिवीजन करवाए हैं, रस को देख रहे हैं काव्यशास्त्र में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिनको दिक्कत है, जो क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं, तो थंबनेल पे हमारा नंबर है या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक भी दिए गए हैं, तो आप उससे जुड़कर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7068 62 0242, 7068 62 0242। आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको क्लास ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, चल रहे हैं प्रश्नों की तरफ। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो सिद्ध कवियों द्वारा जो भाषा प्रयुक्त होती थी उसे संध्या भाषा कहा जाता था। आगे चल रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पूछ रहा है शुद्ध है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बताइए, जल्दी करिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, बताइए। द्विवेदी युग का कवि नहीं, तो हरियोध हैं, राम नरेश त्रिपाठी भी हैं, तो मैथिली शरण गुप्त भी हैं, तो सोहन लाल द्विवेदी राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं, फिर आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। देखिए, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए आप। तो देखिए, इनका और उपन्यास हम बता दे रहे हैं। सुनीता है, इनके और उपन्यास हैं। सुनीता हैं, उसके बाद परख है, फिर परख के बाद सुखदा है, फिर उसके बाद विवर्त, फिर व्यतीत है, जयवर्धन है, फिर उसके बाद आप देखेंगे परख, सुनीता हो गया, त्यागपत्र, कल्याणी भी है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं। तो आप जैनेंद्र को भूलेंगे नहीं, जैनेंद्र के उपन्यासों को आप रट जाइए किसी भी तरह से, यहाँ से प्रश्न आ ही जाते हैं। तो त्यागपत्र किसका उपन्यास है? तो यह जैनेंद्र का उपन्यास है। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना, 1800 कर लीजिएगा, 1800। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। 2 भाषा शिक्षक की नियुक्ति की थी, 2 भाषा अध्यापक की नियुक्ति की थी। तो इन्होंने किसकी? एक लल्लू लाल, दूसरा सदल मिश्र। लल्लू लाल सदल मिश्र। यही आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। तो इसे आप लिख लेंगे। आप
आगे आपका न गलत होने पाए, तो आप जो भी कॉपी बना रहे हैं उसमें लिखते जाएंगे। आगे चलिए, नहीं तो 3-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया तो हमने बताया, इनके और उपन्यासों के पात्रों को हम बता दे रहे हैं, आप पकड़ लीजिए। होरी, होरी हो गया, होरी हो गया, उसके बाद भोला हो गया, भोला भोला, गोबर, गोबर, गोबर हो गया, राय साहब, राय साहब, साहब, उसके बाद प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर मेहता, मेहता, प्रोफेसर मेहता, उसके बाद मालती। इन पात्रों को आप लिख लेंगे, इन पात्रों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, बार बार यहीं से पूछा जाता है। तो 3 इधर से हो गए, 3 यहाँ हो गए, 1 4 5 6 7 7, एक धनिया 8, झुनिया 9 हो गए। तो धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो एक गोदान के पात्र हैं, गोदान के पात्र हैं। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में संत कवियों में से कौन संत कवि ज़्यादा पढ़ा लिखा था? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? कौन पढ़ा लिखा था भाई बताइए? कबीरदास, सुंदरदास, रैदास। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बार बार पूछा जा रहा है, 2021 में ये फिर से रिपीट किया है। हम 2001 का सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 2021 में रिपीट किया, 2001 में भी पूछा गया था, बीच में अब हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि 2016 में भी ये प्रश्न आया था, हमें याद नहीं आया था। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस पे आप ध्यान देंगे, आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। इनकी रचना है सुंदर विलास, सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास। सुंदर विलास ये श्रृंगार रस के विरोधी थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे। ये भी पूछा जाता था, ये भी पूछा जाता था पहले, अब भी आता है कि श्रृंगार रस के विरोधी संत कवि थे तो सुंदरदास थे। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था, दादू दयाल। तो एक कॉपी आप बनाएंगे, जो ये पॉइंट आपको हम बता रहे हैं उसे आप लिख लेंगे। इनकी रचनाओं का संकलन हरडेवाड़ी, 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 हरडेवाड़ी के नाम से हुआ है। आगे चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल बहुत सरल सा प्रश्न है, आप जानते हैं। इनकी एक रचना अष्टयाम है, अष्टयाम भी है। और इनके गुरु का नाम, नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। अब बताइए, अग्रदास था। जो भक्तमाल की रचना किए हैं उनके गुरु का नाम अग्रदास था। तो ये किसकी रचना है? नाभादास की रचना है, नाभादास की रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे बताइए। बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम पूछा जा रहा है। तो बताइए, शिव शंभू के चिट्ठे हैं कि शिव सागर की चिट्ठियां हैं कि भारत मित्र हैं, प्रज्ञा मित्र है, कौन सा है? बताइए। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह पूछा जा रहा है, तो इसमें शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों के नाम बताइए। पद्मावत में कितने अनुच्छेद हैं? 57। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की, जायसी की रचना है। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो इसे खंड कहा जाता है, उसमें गलत दिया है, उसमें गलत दिया है। रामचरितमानस में कांड कहा जाता है, यहाँ खंड कहा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान से लिख लेंगे। शिल्पी में गलत दिया है, कांड दे दिया है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? अब तक किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जयशंकर प्रसाद थे, कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? बताइए। जयशंकर प्रसाद नहीं है। ध्रुव स्वामी, तितली, कानन कुसुम ये तो इनका है। तो चारुचंद्र लेख इनका नहीं है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जिसे एचपीडी आप शॉर्टकट में लिखते हैं, एचपीडी। इनकी रचना, इनके उपन्यास और भी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, 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 बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर उसके बाद पुनर्नवा, पुनर्नवा, पुनर्नवा। फिर अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, का पोथा। तो ये इनके उपन्यास और भी हैं।
के लेख तो यह है, इनका है ही है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा नामदास का पोथा। अब जयशंकर प्रसाद की रचना हम पीछे देखे थे, कहाँ दिक्कत हो रही, हमने बता तो दिया था किस प्रश्न में दिक्कत है। देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना की बात करें, देखिए यहाँ है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कहाँ दिक्कत किस प्रश्न में हुई थी? तीनों जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना का ट्रिक आपको बता दें। अच्छा तो सीधा बताइए कमेंट में, घुमा फिरा के बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की जो रचना है इसे आप कतई लिख लेंगे, इसका ट्रिक कतई है। क से कंकाल, कंकाल, ती से तितली, कत्ता से तितली, तितली हो जाएगा। फिर उसके बाद ई से इरावती हो जाएगा, इरावती। तो यही इनके उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों को याद करने का ट्रिक है कि कतई, कंकाल, तितली, इरावती। आगे चल रहे हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर यही नहीं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है बताइए? कृष्ण गीतावली तो ये तुलसी की रचना है। बहुत सरल सा प्रश्न था। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है बताइए। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये सही है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, इसे हम समाज में जन्म लेते हैं तो देखिए फिर आने के बाद हम यहाँ समाज से सीखते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं कि हमको पिताजी हमारे दादाजी देकर चले गए हैं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यही होगा। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तनशील है। हमारे घर में बुजुर्ग लोग कहा करते थे ना, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे पानी। तो बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी यही नहीं होगा, यही आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भाषा सामाजिक संस्था है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। देखिए जब हमारी माँ हमको जन्म देती है तो हम लोग देखिए यहाँ जब आते हैं तो फिर उसके बाद उसका अनुकरण करके हैं समाज से सीखते हैं। हमारी माँ भी सिखाती है सभी चीज़ों को। देखिए माता तो प्रथम शिक्षिका होती है ना, जो जन्म दी है। तो आपको देखिए क कहना सिखाई थी ना, तो भाषा हम यहाँ आकर सीखते हैं, ये संपत्ति नहीं है कि पिताजी ने हमको दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। छोटा सा प्रश्न था, जुगुप्सा का भाव पूछ रहा है, जुगुप्सा का भाव पूछ रहा है, बताइए 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 बताइए। जुगुप्सा अस्थाई भाव पूछ रहा है, जुगुप्सा अस्थाई भाव पूछ रहा है। तो आज हम टैबलेट से ही आपकी क्लास ले रहे हैं, टैबलेट से थोड़ा सा ठीक पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपके कमेंट आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है, लैपटॉप में दिक्कत होती है, टैबलेट से ही। तो जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, बताइए जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है? जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव, किस रस का अस्थाई भाव? तो वीर रस का अस्थाई भाव, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। अद्भुत का विस्मय होता है, विस्मय, विस्मय होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है। तो बीभत्स रस का जुगुप्सा, जिसे घृणा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसे घृणा बोलते हैं। टकसाली, ये ट लिखा है, इसे ट कर लीजिएगा। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा कहते हैं, बताइए टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो इसे परिनिष्ठित भाषा को ही टकसाली भाषा कहा जाता है। शिल्पी में गलत दिया है, इसे आप सही कर लेंगे। तो परिनिष्ठित भाषा को ही टकसाली भाषा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, पूछा जा रहा है। इसके कौन थे अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र। अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है। ये 2 प्रश्न जो पीछे भी हमने बताया था, इन दोनों प्रश्नों को आप एक साथ एक कॉपी में लिख लेंगे। एक कॉपी में जहाँ भी आप लिख रहे हैं तो एक साथ लिख लेंगे, दोनों प्रश्नों को एक ही साथ लिखिए। अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है, बताइए क्या तात्पर्य है? यह ग्रामीण अपभ्रंश है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह ग्रामीण अपभ्रंश है, यह ग्रामीण अपभ्रंश है। तो ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बताइए। अगले प्रश्न को आप बताइए। अगले प्रश्न को बताइए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? उदंत मार्तंड। बताइए ये कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका सन भी बताइए। चलिए 1826 में होता था। अब बताइए कहाँ से होता था? एक कलकत्ता से होता था, कलकत्ता से। अगले प्रश्न पे हम चल रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात थे। देखिए कुख्यात शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? आप कमेंट करके बताएंगे, इसे बताएंगे नहीं। प्रख्यात शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसको भी आप बताइएगा, अंतर करके कमेंट करके बताइएगा। ये 2 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, अगली क्लास में बता देंगे। चलिए, राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध थे, तो राजा द्वय के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद ना, सितारे हिंद। तो आप समझ जाएंगे जो कट गया है अक्षर। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राजा लक्ष्मण सिंह, राधिका रमण प्रसाद, ये तो नहीं होगा, हमने आपको बताया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो देखिए किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। अनाम दास का पोथा एक किसकी रचना है, किसका उपन्यास है? बताइए। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? बताइए। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? हमने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD जिसे 60 में कहते हैं, इनकी रचना बाण भट्ट की आत्मकथा ये बार बार पूछी जाती है, तो इसे आप अवश्य याद कर लें। चारुचंद्र लेख, फिर उसके बाद पुनर्नवा। तो अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो कब ग्रहण किया गया था? बताइए। ये 1903 में ग्रहण किए थे और 1920 तक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये बार बार पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन नहीं है, इस तरह का भी प्रश्न आता है। चलिए अगले प्रश्न। नीला चांद उपन्यास किसका है? नीला चांद उपन्यास किसका है? बताइए। नीला चांद उपन्यास किसका है? तो नीला चांद उपन्यास यह शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह का है। तो देखिए विकल्प में है शिव प्रसाद सिंह, रांगे राघव, शैलेश मटियानी, सुरेंद्र वर्मा। तो इनमें से कोई नहीं। इस उपन्यास के लिए 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर 1993 में व्यास सम्मान मिला था इस उपन्यास के लिए। तो आप जहाँ भी जिस कॉपी में लिख रहे हैं लिख लेंगे। अंत में कमेंट करके बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए 85 में। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बताइए नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? बताइए। तो ये प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं, ये प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन प्रगतिवादी कवि। 26 नंबर। सिंह द्वार शब्द में समास है। बहुत सरल प्रश्न है, आप इसे तो बता ही लेंगे। सिंह द्वार शब्द में समास है। बताइए सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? बताइए। तो इसमें आप देखेंगे तो संबंध तत्पुरुष है। सिंह का द्वार
ना। तो देखिए का लगा है, तो संबंध, संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार, ये बिहार के रहने वाले हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, इनका नाम है अरुण कमल, अरुण कमल। आगे चल रहे हैं। राहुल संकीर्तन की आत्मकथा का नाम बताइए, बताइए भैया। राहुल संकीर्तन की, ये तो आप बच्चन की है, बच्चन, बताइए बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, ये तो बहुत ही सरल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना ली, बताइए। केवल 3 ही कहानियों की रचना इन्होंने की थी और अपनी पहचान अमिट बना ली थी, बताइए कौन थे, ये कौन थे, नाम बताइए। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनकी कहानियां हैं उसने कहा था, उसने कहा था, उसके बाद सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, जीवन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, कांटा। कोशिश करिएगा कि जो प्रश्न यहाँ देख रहे हैं उसे लिख लेंगे, आगे वाले सेट में आपका ये प्रश्न अगर आए तो गलत ना होने पाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई थी, तो मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस में हुई थी, तो मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में हुई थी। यह कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। चलिए, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है, बताइए कौन सी कृति है, बताइए कौन सी कृति है जो धर्मराज, जो भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद पर आधारित है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। यह महाभारत के शांति पर्व की कथा पर आधारित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 33, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है, पूछा जा रहा है ललित निबंधकार कौन नहीं है। तो कुबेरनाथ राय भी ललित निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित निबंधकार ही हैं, विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार हैं, तो रामविलास शर्मा ललित निबंधकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। हंस पत्रिका किसकी थी, तो यह पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की थी, मुंशी प्रेमचंद। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, तो दुष्यंत कुमार की रचना बताइए। ये तो अभी हमने बताया अरुण कमल की हो गई, इसको तो जान गए। अब बताइए दुष्यंत कुमार, ये तो राहुल की हो गई, राहुल संस्कृतायन की। फिर बताइए कौन सी है। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साए में धूप। ये बार बार प्रश्न आता है, कम से कम 10 बार अभी तक रिपीट हो चुका है टीजीटी प्रवक्ता हायर में लेकर। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं, ये भी प्रश्न बार बार आता है, बताइए नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, बताइए आंचलिक उपन्यासकार कौन है। तो इसमें राही मासूम रजा ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, बाकी ये दोनों जैनेन्द्र और अज्ञे मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे, मनोविश्लेषणवादी थे, वादी थे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति
अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। बताइए प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? बताइए, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बताइए, वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, बताइए। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बताइए, किसका है श्रृंगार रस? तो विशल देवरासो का श्रृंगार रस है। टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, देखिए, इसीलिए टैबलेट से क्लास नहीं लेते, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। भूषण रीत काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? लाइट न होने की वजह से टैबलेट से क्लास लेना पड़ रहा है, तो इसलिए बार बार मैसेज भी आ जा रहे हैं। भूषण रीत काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बताइए, भूषण रीत काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक का कौन सा है? मोहन राकेश ने किस नाटक की रचना की है, वही पूछ रहा है। तो बताइए, मोहन राकेश के नाटक को पूछ रहा है, तो देखिए कहीं है। तो लहरों का राजहंस मोहन राकेश की रचना है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? शुक्ल जी सबसे कम महत्व किसे देते हैं? कबीर दास को शुक्ल जी कम महत्व दिए हैं। शुक्ल जी की किताब को हम करवाएंगे अभी बहुत सरल भाषा में, एकदम पूरी तरह से सरल भाषा में। पूरी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस तरह से आप सीखेंगे, एकदम पूरी सरल भाषा में, एक एक शब्दों का अर्थ बताएंगे। चाहे एक ही पेज एक दिन में हो पाएगा, तो एक एक शब्द को भी हम बताएंगे। शुक्ल जी की किताब आपको पढ़ना अच्छे से सिखाएंगे अगर आप पढ़ना चाहेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को सबसे कम महत्व दिया है? बताइए। तो कबीर को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में, बताइए, किस रूप में थी? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में थी? बताइए, बताइए। तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंध कार्य के रूप में थी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? प्रेमचंद की कहानी आप बताइए। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो बताइए। बड़े घर की बेटी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मिस पद्मा, फिर ऑप्शन सी ठाकुर का कुआं, ऑप्शन 4 छोटा जादूगर। तो किसके लेखक नहीं है यही पूछा जा रहा है। छोटा जादूगर के लेखक नहीं है, छोटा जादूगर इसकी कहानी नहीं है, इनकी कहानी इसके लेखक नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? एक प्रश्न ये पूछा जाता है, रामविलास शर्मा किस ग्रंथ के लेखक हैं? रामविलास शर्मा किस ग्रंथ के लेखक हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, यह दिनकर की रचना है, दिनकर की रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है, अब बताइए किसके लेखक रामविलास शर्मा है? तो कौन सा बच गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनंत शब्द की सही संधि क्या होगी? अनंत शब्द का संधि करिए, अनंत शब्द का संधि करिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसके नीचे हलंत लगा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मिलान कीजिए। मंगलसूत्र किसकी रचना है? मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो मंगलसूत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। इरावती किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। तमस किसका है? भीष्म साहनी का। तो मिला लीजिएगा। तो यही तो मंगलसूत्र प्रेमचंद, मंगलसूत्र
सूत्र। प्रेमचंद की है, प्रेमचंद की। इरावती जीएसपी जयशंकर प्रसाद 60 में बोलते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का। आवारा मसीहा, इसकी विधा बहुत पूछी जाती है, तो यह विष्णु प्रभाकर की है। विष्णु प्रभाकर। फिर उसके बाद तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पूछा जा रहा है। वर्तनी बताइए कौन सा सही है। कवयित्री ये भी सही है, यानी ये भी सही है, शरद चंद ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही अशुद्ध है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पूछा जा रहा है। दोहा के ठीक विपरीत बताइए। दोहा के ठीक विपरीत ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, अभी शायद 2022 वाले में भी आया था। दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है, बताइए। इसमें पहले 11 13 होती हैं मात्राएं, आप जानते हैं, तो चलिए आगे चल रहे हैं, तो सरल है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए। कौन अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं? कौन अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। सुंदरदास अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। ये सुंदरदास संत काव्यधारा के कवि हैं, संत काव्यधारा के कवि हैं, धारा के कवि हैं। सुंदरदास संत काव्यधारा के कवि हैं। तो कुंभन देखिए, अष्टछाप में आपके 8 कवि आते हैं। पहला कुंभन दास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, कृष्णदास, तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य 4 ये हो गए। फिर गोविंद स्वामी आपके हो गए। फिर छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये विट्ठल नाथ के हो गए। तो ये 4 4 8 हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये तो बहुत ही सरल है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसका रचना काल बताइएगा। 1914 में है, आप कमेंट करके बताइएगा सही है गलत है। आगे, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? बताइए, हारे को हरिनाम किसकी रचना है? हारे को हरिनाम, तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हारे को हरिनाम ये बार बार पूछी जाती है, तो इसे देख लेंगे, आप लिख लेंगे। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बताइए। तो कितनी नाव पर कितनी बार, इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों पर कितनी बार। अगले प्रश्न पे चल रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर मतलब पड़ा है, यही पूछा जा रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। राग दरबारी के रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। राग दरबारी किसकी रचना है? तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। पिछले प्रश्न में हम देखिए यही प्रश्न 2 बार रिपीट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। नहीं है, बताइए। हवा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? वो अनल आग का पर्यायवाची हो जाता है। अनिल, मारुत, पवन ये सारे हवा के हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। मूक का विलोम है। मूक का विलोम है, बताइए। मूक मतलब बताइए। मूक का विलोम वाचाल। मूक का विलोम वाचाल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, देखिए कई बार इसको हमने बताया पिछले प्रश्न में, ये बार बार पूछा जाता है, इसकी विधा पूछी जा रही है। बाणभट्ट की आत्मकथा है, यह उपन्यास है, क्या है बताइए। तो हमने पिछले प्रश्नों में बताया कि इसकी विधा पूछी जाती है, तो आप इसे
देख लेंगे। तो इसकी विधा, यह एक उपन्यास है, यह एक उपन्यास है, यह एक उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। एचपीडी जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं, एचपीडी। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। और कुछ तो आगे चले। इनके और उपन्यासों को हमने बताया था कि चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो सूफियों ने केवल अवधी भाषा में ही रचना किया था। तो देखिए जायसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अब बताइए, इसमें क्रम लगाना है, क्रम लगाना है, क्रम लगाना है। तो बताइए, बताइए भाई, लगाइए क्रम, लगाइए क्रम, लगाइए। गबन कब है? गबन लिखा भी तो है इसके सामने, 1931 में गबन हो गया। गोदान 35 में हो गया। सेवा सदन 18 में है, लिखा भी है। तो क्रम लगाइए, कौन सा बनेगा बताइए। 18 वाला पहले आएगा, सेवा सदन ग से शुरू करिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए लगा लीजिएगा, ये तो बहुत सरल था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा कहती है पूरे संसार के सामने यह घोषणा करती है कि मैंने राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, मैंने राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, कि मेरे सच्चे गुरु ने इस अनमोल रत्न को दिया है, तो हमने खुशी खुशी से इसे स्वीकार कर लिया है। तो बताइए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी पंक्ति है? तो यह मीराबाई की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आला खंड का दूसरा नाम, आला खंड का दूसरा नाम। यह जगनिक की रचना है, जगनिक, जगनिक की रचना है, जगनिक की रचना है। बताइए, आला खंड का दूसरा नाम, आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, परमाल रासो है, परमाल रासो है। फिर बिसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल, नरपति, नरपति नाल की रचना है, नरपति नाल की रचना है। फिर हम्मीर रासो किसकी रचना है बताइए, हम्मीर रासो की किसकी रचना है बताइए। खुमार रासो, दलपति विजय, दलपति विजय, विजय। हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? देखिए, ये भी पश्चिमी हिंदी में आती है, ये भी आती है, कन्नौजी भी आती है। तो अवधी बघेली, अवधी बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, यही आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही नहीं आती। अगले प्रश्न पे, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि आप जानते हैं सरापा को माना गया है। ये तो बहुत सरल हो गया। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि बताइए, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। ये तो बहुत ही सरल है ना, तो बताइए, बताइए खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना किसने किया था? तो इसमें अमीर खुसरो हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसे आप याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे, अमीर खुसरो। फिर अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, सत्य है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया है, ये भी सही हो जाएगा। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज
भाषा में रचनाएं की, यही गलत हो जाएगा। इन्होंने केवल अवधी भाषा में ही रचना की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे, ये भी इस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पे चलें। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगले पे चलें। जगदीश शब्द की सही संधि होगी, जगदीश शब्द का सही संधि बताइए। जगत प्लस ईश, जगत, जगत हलंत हो जाएगा, जगत प्लस ईश। देखिए किस विकल्प में है। तो जगदीश त का द में बदल रहा है, प्रथम का तृतीय में बदलना, नियम बताएंगे आगे पढ़ना। तो बताइए किस में है? जगत प्लस ईश, देखिए जगत प्लस ई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी टीचर में ये कई बार पूछा जा चुका है। बताइए एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। संशय की एक रात बहुत फेमस रचना है, यह खंड काव्य है, खंड काव्य है। इसके रचनाकार नरेश मेहता हैं, नरेश मेहता, नरेश मेहता कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले प्रश्न। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? बताइए किस काव्यधारा से तार सप्तक का संबंध है? तो तार सप्तक का संबंध ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवादी काव्यधारा से, प्रयोगवाद से है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक प्रयुक्त शुद्ध शब्द बताइए। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द बताइए, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। बताइए क्या होगा? अभूतपूर्व होगा, अभूतपूर्व होगा, अभूतपूर्व होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बाल्टी हम बताएंगे 20, 25, 30, 40 शब्द बताएंगे, उसी में से बार बार आपका फंसेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं गड़बड़ होगा, हम आपको बता देंगे। बताइए हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बताइए देशज है, तद्भव है, किस तरह का शब्द है? तो यह विदेशी शब्द है बाल्टी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? किसने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है, वही पूछा जा रहा है। बताइए किसने नहीं किया है? बताइए। तो भट्ट लोडर तो किए हैं, शंकुक भी किए हैं, अभिनव गुप्त भी किए हैं, तो यही क्षेमेंद्र आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। तो क्षेमेंद्र आपका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। कालिदास की रचना रघुवंशम है। रघुवंशम क्या है? रघुवंशम क्या है? रघुवंशम एक महाकाव्य है, महाकाव्य है, महाकाव्य है। इसमें टोटल 19 सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। इसमें रघुवंशी राजाओं, अनेक रघुवंशी राजाओं, अनेक रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। इसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, जैसे राम, दशरथ, अज, दिलीप, इन्हीं सब। तो यह एक खंड काव्य है, यह एक खंड काव्य है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था, वही पूछा जा रहा है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, बताइए। हिंदी की पहली जीवनी, गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हिंदी की पहली आत्मकथा, यही सही हो जाएगा। हिंदी की पहली आत्मकथा, यह पद्यात्मक रचना थी। इसका रचनाकाल 1641 था, 1641 ईस्वी था। अर्धकथानक के नाम से इन्होंने रचना की थी, अर्धकथानक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के ही एक से अधिक अर्थ हों, एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, तो उसे
उसमें कौन सा अलंकार होगा, यही पूछा जा रहा है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है, यही पूछा जा रहा है। तो एक शब्द के अगर 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है किसे? शुक्ल जी ने किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है, बताइए। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केशव दास को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? बार बार पूछी जाती है। काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? ये किसकी परिभाषा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? तो ये विश्वनाथ की परिभाषा है, बार बार पूछी जा रही है, तो इसे आप याद कर लेंगे। चलिए, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, ये प्रश्न रिपीट कर गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या, रसों के यही पूछा जा रहा है, प्रश्न नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या, संचारी भावों की कुल संख्या, भावों की कुल संख्या। चलिए विकल्प बता दे रहे हैं संख्या। तो ऑप्शन ए में 23 दिया है, ऑप्शन बी में 27 दिया है, ऑप्शन डी में 37 दिया है, ऑप्शन सी में 33 दिया है। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छल नामक 34वां किसने माना है? तो देव मानते हैं। 35वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल चकपकाहट नामक मानते हैं। तो रसों की कुल संचारी भावों की बात करें तो 33 है, भरत मुनि ने 33 माना है। अगले प्रश्न, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? एको रस करुण एवं मिट गया है, क्या लिखा है? कहकर। तो इसमें कौन सा होगा बताइए? इसमें संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है, बताइए। तो भवभूत, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भवभूत, ऑप्शन नंबर बी, भवभूत। इनकी रचना है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। इनके बारे में हमने एक ट्रिक भी बताया था कि मामा उत्तर 1077 भवभूत। देखिए मामा उत्तर, ये ट्रिक है, मामा उत्तर। देखिए मामा से मालती माधव, मालती माधव, मालती माधव, माधव, फिर अगले माह से मालती माधव, महावीर चरितम, महावीर, महावीर चरितम, महावीर चरितम। फिर उत्तर रामचरितम से उत्तर रामचरितम। अब देखिए उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। तो हमने बताया था कि मामा उत्तर 1077। अब देखिए 1077 क्या है, इसका भी प्रयोग कर लीजिए। 1077 क्या है? जब आप मामा उत्तर 1077 लिखिएगा तो उसके सामने उसका कोड लिख लीजिएगा। देखिए नीचे 1077। 1077 से तात्पर्य है कि मामा मालती माधव में 10 सर्ग हैं, महावीर चरितम में 7 है, उत्तर रामचरितम में 7 सर्ग हैं। मामा उत्तर 1077 भवभूत पर पद वाक्य प्रमाणज्ञ, मामा उत्तर 1077 भवभूत पद वाक्य प्रमाणज्ञ। इनकी उपाधि हो जाती है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ये ट्रिक है, आप इसे लिखकर याद कर लेंगे कहीं, इससे सरल और कुछ भी हम नहीं कर सकते। जब भी संस्कृत पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको सिखाएंगे। अनुवाद आज तो मान के चलिए मंगलवार हो गया, अनुवाद को हम आपको जल्दी ही सिखा देंगे। अगले महीने में मान के चलिए संस्कृत पे हम पहुँच जाएंगे अगले महीने में, तो हम अनुवाद बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। आप शायद बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, नहीं सीख पाए हैं, कहीं न कहीं कमियां रह जाती हैं। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। परमाल रासो काव्य कृति कवि का नाम पूछा जा रहा है। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी रचना है बताइए। परमाल रासो भी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि यह जगनिक की रचना है, यह जगनिक की रचना है,
यह जगनिक की रचना है। परमार रासो जगनिक की रचना है। चलिए, हमीर रासो सारंगधर, अभी हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, बताइए। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये 2021 टीजीटी में भी इस तरह का प्रश्न आया था। तो पिता का आप याद कर लेंगे, हरि का याद कर लेंगे, बताएंगे। गुरु का याद कर लीजिए, गुरु का याद कर लीजिए, माता का याद कर लीजिए। तो पिता का ही तो बार बार पूछा जा रहा है, तो पिता का आप अवश्य याद करेंगे। गुरु, हरि, माता, इन सब के रूपों को 6, 7, 8, 10 जो भी इम्पोर्टेंट है बताएंगे हम जब संस्कृत की क्लास होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न, नीलोत्पल शब्द में समास है, बताइए। नीलोत्पल शब्द में समास है, बताइए। रंगों के नाम हमेशा विशेषण होते हैं का, लाल, पीला, हरा, तो रंग के नाम हमेशा विशेषण होते हैं। तो बताइए विशेषण पहचानने की एक ट्रिक, चलिए लिख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। यह ... है, तो यह लाल है। देखिए इसके सामने एक यह संज्ञा जोड़ेंगे, यह कपड़ा जोड़ लीजिए, यह कपड़ा लाल है। तो आगे चलिए बताएंगे ट्रिक बहुत अच्छा। अब विशेषण वगैरह आपका नहीं गड़बड़ होगा। रात्रि 8 बजे वाली क्लास में जब आप आइएगा लाइव, तो वहाँ व्याकरण चल रहा है, तो अच्छे से बताएंगे। नीलोत्पल शब्द में समास है, तो बताइए कौन सा समास है। तो यहाँ कर्मधारय समास है। जिस समास में विशेषण विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द चुनिए भाई। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। होता है, होती है, ट्रिक लगाइए। धुआं, देखिए धुआं होता है। भत्ता मिलता है, भत्ता मिलता है। जबकि संध्या होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संध्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संध्या होती है। अगले प्रश्न पे, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है। अभी हम पिछले प्रश्न में देख चुके थे, वही रिपीट कर गया है। तो श्लेष अलंकार होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ये रिपीट हो गया है, तो केशव को कहा है। ख़त्म हो गया। तो आप रात्रि 8 बजे वाली क्लास में आइएगा। आपका कितना सही हो रहा है ये ज़रूर हमें बताइएगा। आप अपना मूल्यांकन स्वयं करिए। देखिए आप छोटी छोटी कमियों को छिपा लेते हैं, बाद में वही आपको दिक्कत करती है। आपकी उम्र अभी 30 साल है, बढ़ के कब 40 हो जाएगी पता भी नहीं पाएंगे। और प्रेशर बढ़ जाएगा, शादी विवाह सारी चीज़ें, सामाजिक प्रेशर बढ़ जाएगा, माता पिता भी बूढ़े हो रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे ज़रूर। आप अपने साथ गद्दारी मत करिए। जो भी दिक्कत है, हम कह रहे हैं कोई संस्थान आपको इस तरह से नहीं बताएगा। हम जो भी व्याकरण की क्लास होती है, हम एक दूसरे से बात करके पूछते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप रस पढ़ रहे हैं तो रस पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आप अपनी कमियों को मत छिपाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है, हमें नहीं आएगा, तो हम कहीं से भी किसी भी तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे कोई प्रश्न, लेकिन आप अपनी कमियों को मत छिपाइए। देखिए आप प्रयागराज में रहते हैं, 5-10 हज़ार रुपये मंथली खर्चा करते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। पिता जी के साथ धोखा मत करिए, माता जी को धोखा मत दीजिए, परिवार को धोखा मत दीजिए, नहीं तो पड़ोसी आपके हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। आप यहाँ आए हैं, आप आर्थिक दोहन कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत करिए। या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए या तो लगन से पढ़िए। छोटे छोटे प्रश्नों को आप बार बार देखिए। जो भी सरल प्रश्न हैं, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव को। छोटे छोटे प्रश्न, संधि समास व्याकरण के हो गए, रस छंद अलंकार के, जिसके भी छोटे प्रश्न हैं, छोटे प्रश्नों को आप बार बार पढ़िए। छोटे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं। आप बहुत ज़्यादा डीपली मत जाइए। डीपली के चक्कर में आप
कई सालों तक यही चक्कर लगाते रह जाएंगे। हम आपसे बता रहे हैं पहले ही। आप सरल प्रश्नों को बचा लीजिए, आपका चयन हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, धरती का कोई व्यक्ति आपका चयन नहीं रोक पाएगा। आप सरल प्रश्नों को बचा लीजिए। हम यही कह रहे हैं आपसे, आप सरल प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहीं से आपकी गलती होती है। बाकी व्याकरण की क्लास हमारी रात्रि 8 बजे से चलती है, उसमें हम भाषा विज्ञान भी आगे देखेंगे जब व्याकरण खत्म हो जाएगा। काव्यशास्त्र देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी क्लास चलेगी इस नए वाले चैनल पे ही चलेगी, इस नए वाले चैनल पे ही चलेगी। हमने आपसे बताया था कि हम जिस संस्थान का सपोर्ट करते थे, जहाँ भी थे, 2 संस्थान से हम जुड़े हुए थे, उन दोनों संस्थानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी क्लास हमारी चल रही है इस नए वाले चैनल पे चल रही है। इस नए वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर देखिए, हम शिल्पी का 1 सेट प्रतिदिन करवा ही रहे हैं। उसके बाद हम आपको रस के प्रश्नों को सॉल्व करवा दिए, उसकी प्लेलिस्ट आप चैनल पे जाएंगे तो मिलेगा। फिर हम व्याकरण को देख ही रहे हैं, व्याकरण के प्रश्नों को करवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लास में बताते हैं लेक्चर के माध्यम से, प्रश्न आपको बोर्ड पे हम करवाएंगे। फिर भाषा विज्ञान के भी प्रश्नों को हम करवाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट आप लेक्चर में देखिए, लेक्चर से समझिए वहाँ क्लास में, और प्रश्नों को आप यहाँ सॉल्व करिए यूट्यूब पे। लेक्चर वाली क्लास हमारी प्राइवेट रहती है, उसे हम पब्लिक नहीं करते, प्राइवेट रहती है। लेक्चर वाली क्लास हमारी प्राइवेट रहती है। तो आज के लिए बस इतना है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।